नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो कि देहरादून से इस वक्त मिल रही है। राज्य में पिरूल से सीबीजी उत्पादन की तैयारी सरकार कर रही है। मुख्य सचिव ने कमेटी गठित कर ये निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और इंडियन ऑयल की कमेटी गठित की गई है। इंडियन ऑयल जल्द सौंपेगी अपनी पूरी डिटेल। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पिरूल से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की संभावना पर कार्य होगा। गढ़वाल और कुमाऊं में एक एक स्थान की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडियन ऑयल भी जल्द अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपेगा, जहां पर वो सर्वे करने के बाद ही अपनी पूरी रिपोर्ट शासन को दे पाएगा। पिरूल से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की संभावना पर कार्य होगा। पिरूल से बायोगैस बनाने की संभावना पर इस कार्य को करने जा रही है सरकार। एक गढ़वाल और एक कुमाऊं में, यानी कि 2 स्थान जो जिनकी पहचान करनी है, उनको चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो राज्य में पिरूल से सीबीजी उत्पादन की तैयारी है और सीबीजी उत्पादन को लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण लागू हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने मीडिया के सामने सवाल खड़े किए और आपत्ति जताई, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी में कोई रार नहीं है। कुछ लोगों ने जिस तरह से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिनका संज्ञान प्रदेश अध्यक्ष ने लिया और कहा है कि इस संज्ञान को लेने के बाद यह अनुशासनहीनता माना जाएगा। जिसे भी आपत्ति दर्ज करानी है वो उचित प्लेटफॉर्म पर ही आपत्ति दर्ज कराए। कोई किसी प्रकार की रार नहीं है। कुछ लोगों ने जिस प्रकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उनको उनका संज्ञान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा लिया गया है और उनको हिदायत भी दी गई है कि उनको जिस प्रकार की कोई भी आपत्ति है तो प्रदेश नेतृत्व के सामने रखें। इस तरह के सार्वजनिक रूप से बयान देना बिल्कुल अनुशासनहीनता है। और लेकिन क्या है, उसमें किसी ने कोई इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की है। उन्होंने जो आरक्षण का चार्ट जारी हुआ है, उसको लेकर के कुछ बात आई थी। उसमें सरकार के द्वारा समय भी दिया गया है, तो जिसको भी आपत्ति है तो उसमें अपनी आपत्ति को दर्ज करा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आम जन के लिए भी उपलब्ध कराया जाए, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि दिल्ली में बने उत्तराखंड निवास में विधायक, मंत्री के साथ ही आमजन भी यहां पर रुकने के लिए मुख्यमंत्री का जो फैसला है उसकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रुकने की कोई दिक्कत आती है तो वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में रुक सकता है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उत्तराखंड निवास जो दिल्ली में बना है बहुत ही ऐतिहासिक वहाँ पर निर्माण हुआ है और वहाँ विधायक मंत्रियों के अलावा अगर जनमानस को भी वहाँ रुकने के लिए, वहाँ पर उसे आवास देने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बेहतर हुआ कि उत्तराखंड से कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी काम से दिल्ली अगर जाता है और वहाँ उसे रहने की कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो उत्तराखंड निवास में अगर उसे स्थान प्राप्त होता है या मिलता है तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसला हुआ जिसमें कि यहाँ के जाने वाले लोग भी वहाँ पर उत्तराखंड का जो हमारा वो भवन बना है, जो ऐतिहासिक भवन है, जो उत्तराखंड की धरोहर है, उसमें रह करके वो भी आनंद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत ही बेहतर निर्णय लिया। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर पद के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इसी के चलते आज सिख समाज से जगमीत सिंह आनंद ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। बता दें कि जगमीत सिंह आनंद पिछले कई सालों से बीजेपी की सेवा करते आ रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने अपनी दावेदारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दे दी है। जगमीत सिंह ने दावा किया कि वो जनता के बीच एक लोकप्रिय उम्मीदवार है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इस सीट को, जो आज तक पिछले 60-70 सालों में ओबीसी नहीं हुई है, तो एक ओबीसी को महत्व देके ये सीट करी है। तो मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं पिछले 30 वर्ष से, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो या व्यापार मंडल का, इस समय मैं वर्तमान में देवभूमि व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं 30 वर्षों से उसमें हूँ। और 2012 में मैंने महेंद्र अधिकारी जी, जो मेरे
राजनीतिक गुरु भी कहूंगा मैं उनको, उनके साथ राजनाथ सिंह जी के सानिध्य में मैंने 2012 में भाजपा ज्वाइन करी थी। हरिद्वार के जूना अखाड़े में आयोजित होने वाली धर्म संसद को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। साथ ही अखाड़े में लगे टेंट और हलवाई को भी वहां से हटा दिया गया है। अखाड़े के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। धर्म संसद निरस्त होने के बाद जूना अखाड़े के संत स्वामी यति नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करने की घोषणा की है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, अखाड़े के लोगों का आप क्या कुछ कहना है, कैसे अब ये काम आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल देखिए रवि, श्री शक्ति धाम दासना पीठ के जो पीठाधीश्वर थे उनकी तरफ से एक धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा था जो 20 और 1921 तारीख को यहाँ पे होना था, लेकिन अब यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से इनको अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर यहाँ पे जो पीठाधीश्वर है और स्वामी यति नरसिंहानंद ने यहाँ पे उन्होंने अब एक बड़ी योजना बनाई। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है पैदल यात्रा निकालेंगे, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो तैयारी थी वो पूरी कर ली गई थी। उन्होंने प्रशासन के ऊपर बड़े आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि यहाँ पे तमाम जो तैयारी थी वो यहाँ पे चल रही थी, जो मंडप यहाँ पे लगाए गए थे, जो हलवाई यहाँ पे लगाए थे, सबको पुलिस के द्वारा यहाँ पे डरा धमका कर भगा दिया गया। जो यहाँ पे धर्म संसद होने का की जो तैयारी थी वो यहाँ पे पूरी खत्म करा दी गई है। अब इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा है और आगे की जो तैयारी है उनके बारे में उन्होंने ये बताया कि अब हरिद्वार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये पदयात्रा करते हुए जाएंगे। जी मनोज, प्रशासन की ओर से अनुमति न मिलना, इसमें क्या कुछ वजह बताई गई है? बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी साल 2020-21 में यहाँ पे धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें हेट स्पीच का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद यहाँ पे जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उसके बाद यहाँ पे मुकदमा भी दर्ज किया गया था स्वामी यतीश आनंद गिरी पर, और साथ ही साथ जो वसीम रिजवी थे उनके ऊपर भी यहाँ पे मुकदमा लिखा गया था, जिसके बाद उनको जेल भी भेजा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अन्य धर्मों का ये आरोप था कि उनके धर्म को इनकी हेट स्पीच से ठेस पहुंचे, इसको लेके यहाँ पे जो तमाम चीजें थी प्रशासन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर माहौल खराब ना हो इस वजह से अनुमति नहीं दी गई। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर खाद्य पूर्ति विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते उत्तरकाशी में धड़ल्ले से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने कई प्रतिष्ठानों से 32 घरेलू सिलेंडर, एक व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए हैं, जिसमें से 10 सिलेंडर मौके पर 22,500 रुपए का फाइन जमा कराकर अवमुक्त भी कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि विभाग का यह अभियान जारी रहेगा, इसीलिए कोई भी व्यवसायी अपने संस्थानों में घरेलू सिलेंडर न रखें। अभी जनपद में जो सब्जियों के रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बिक रही थी सब्जियां, तो जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश हमें मिले थे। तो इसके लिए हमने बाटमा विभाग की, नगर पालिका और अपने पूर्ति विभाग की एक संयुक्त टीम बनाकर इसकी जांच कराई गई। तो जांच के दौरान पाया गया कि जो सब्जियों के रेट बढ़े थे वो वास्तविकता में ट्रक की हड़ताल के कारण बढ़े थे और अब रेट वर्तमान में सामान्य हो गए थे। रेट लिस्ट कई लोगों ने नहीं लगाई थी और बाटमाप के द्वारा प्रमाणित तौल कांटों का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा था। गंदगी और सफा और पॉलीथीन का भी प्रयोग किया जा रहा था। इसके संबंध में 5500 रुपये का 6 दुकानदारों का कल चालान किया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल फोन लाइन पर हैं। दीपक, किस तरीके की और जानकारी मिल रही है? शीतकालीन यात्रा भी चल रही है और ऐसे में जिस तरीके से खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल रवि, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी में पिछले एक हफ्ते से जो खाद्य एवं पूर्ति विभाग है लगातार जो एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जो है यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है उन पर जो है छापेमारी हुई थी। साथ ही साथ में अभी कल जो है जो यहाँ पे जो सब्जी मंडी है उसमें जो है जो रेट है उसको जो है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है कल वहाँ पे छापेमारी हो। आज जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके लिए जो है आज जो होटल है उसको जो उन पे जो है छापेमारी की गई और बड़े मात्रा में जो है जो घरेलू सिलेंडर है वो जो है खाद्य एवं पूर्ति विभाग की टीम ने जो है होटलों से बरामद किया और उन लोगों से जो है ठीक ठाक जो चालान है उन पे जो बड़े लेवल पे जो चालान काटे। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा।
निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने नगर निकायों के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां कहां तक पहुंची, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से खास बातचीत की। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी लगातार तैयारियां एक्शन मोड में हैं और ऐसे में सभी को पर्यवेक्षकों की भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी हैं, विधायक हैं पुरोला से। विधायक जी, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका। आप पर्यवेक्षक के रूप में आप तैनात हुए हैं, किस रूप में अब निकाय चुनाव को लेकर के जा रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं, अब आगे किस तरह की तैयारियां हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके चैनल के व्यूअर्स हैं और पूरे प्रदेशवासियों को प्रणाम करता हूँ। और यह अभी लोकतंत्र का एक महापर्व है जिसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और साथ साथ इस चुनाव से हम ये तय करते हैं कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की, और साथ साथ जब स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो स्थानीय लोकल बॉडी में, लोकल लेवल पे जो स्थानीय मुद्दे, जो जन समस्याएं, उनका निराकरण करें। उसके लिए हमारी पार्टी ने जो है अपनी एक दिन की तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक 365 दिन जो है चुनाव में काम करती है, और ये भी लेके चलती है कि एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको लेकर के एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट लेवल तक सबके विचारों को समावेश है। और अभी मुझे मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को देहरादून महानगर में एक पर्यवेक्षक की जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए अपने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन जी, और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया कि मैं यहाँ महानगर जैसी सीट पे, जहाँ पे पूरी प्रदेश की जो है गाथा लिखी जाती है, वहाँ के सारे जो है एक से एक शूरमा धुरंधर जो है नेता निवासरत हैं, वहाँ पे मुझे कार्य करने को मिलेगा। और मेरे लिए भी एक नया अनुभव होगा, जिससे कि आने वाले समय में उसका मैं अपने लाइफ में भी उपयोग कर सकूं। तो आने वाले समय में जो भी रिज़ल्ट होंगे डेफिनेटली प्रदेश हित में होंगे, क्षेत्र हित में होंगे। यहाँ की लोकल बॉडी का चुनाव है, तो डेफिनेटली लोकल मुद्दों पे जो है चुनाव लड़े जाते हैं, तो उसके लिए हम एक सही कैंडिडेट का एक सही तरह निष्पक्षता से हम उसका निर्णय करने का काम करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस बार जैसे युवाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है भारतीय जनता पार्टी का, आप खुद भी युवा हैं, और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में भी क्या युवाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे? डेफिनेटली युवा देश का एक आने वाला निर्माता है जी। तो जो युवा है उसी के हाथ में कमान है। भाई, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो हमारे युवा हैं, और आप देख रहे होंगे प्रदेश में जितने भी नेतृत्व कर रहे हैं वो सब एक यंगस्टर है। तो डेफिनेटली युवा जो है एक डिसीजन मेकर श्रेणी में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और लेकिन जो अब ये इस बात को कोई अदरवाइज न ले, जो हमारे वरिष्ठ है वो हमेशा वरिष्ठ रहता है। वो तो अभी हमेशा जो वरिष्ठ एक पिता तुल्य श्रेणी होती है, तो उनका मार्गदर्शन भी रहेगा और उनके अनुरूप जो है कार्य भी करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि निकाय चुनाव एक साल पीछे हटे, अब ऐसे में क्या कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार आपके सामने रहेगी और अन्य पार्टियां भी? देखिए, मैं अगर कांग्रेस की बात आपने करी तो कांग्रेस का तो मुझे एजेंडा ही नहीं दिखता है। उनकी तो लगता ही नहीं कि वो चुनाव लड़ेगी भी नहीं लड़ेगी, ऐसी स्थिति है उनकी। तो आपसी झगड़े तय नहीं हो रहे हैं कि वो करे तो क्या। भारतीय जनता पार्टी ने डे वन से जो है चुनाव में के लिए तैयार रहती है, जब चाहो चुनाव करवा ले। हाँ, परिस्थिति थी, प्रशासक बैठे, कई प्रकरण आए बीच में, जो है आपके दो तो हमारे प्रदेश ने जो है उपचुनाव झेले, 3 उपचुनाव हुए। तो ये सब कई सारी प्रक्रिया रही, लेकिन चुनाव अपनी अलग से भी अपना स्थान रखता है। तो जब रात खुली तो सवेरा। अच्छा, बीजेपी का क्या कुछ पूरा एजेंडा आप मान करके चल रहे हैं? किस तरह से आप जीत के लिए भी आश्वस्त हैं कि भाई आप कैंडिडेट्स जिनको फाइनल करेंगे वो जीत करके आएंगे? देखिए, वो जनता डिसाइड करती है,
और हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता लोग बैठे हैं। प्रदेश का एक बहुत बड़ा संगठन है, हमारी पार्टी का एक बहुत बड़े लेवल पे संगठन है। वो सारी राय शुमारी के बाद और लास्ट में तमाम स्क्रीनिंग करने के बाद जो है कैंडिडेट फाइनल होते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट आएगा वो अपने बीच का व्यक्ति होगा। कोई पैराशूट तो आएगा नहीं इसके लिए, अपने बीच का वो अपना कार्यकर्ता होगा और जिसने पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है, डेफिनेटली उसको जो है मौका मिलेगा। अच्छा, मुद्दे इस बार के कौन से हावी रह सकते हैं इस बार? जैसे कि आप तो लगातार घूमते रहते हैं और अक्सर ही देखा भी जाता है कि आपको बड़ी जिम्मेदारियों में अक्सर रखा जाता है, चाहे वो प्रदेश के बाहर के इलेक्शन हो या प्रदेश के अंदर के, हमेशा अहम भूमिका में रहते हैं। आप किस रूप में उसको देखते भी हैं और मुद्दे इस बार के कौन से हावी रहने वाले हैं? देखिए विशाल भाई, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को, मेरी गतिविधियों को बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन मेरा एक अपना मानना है कि जो भी कार्य है उसको ईमानदारी से किया जाए। जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका निष्ठापूर्वक उसका जो है निर्वहन किया जाए। तो रही मुद्दे की बात, मुद्दे चुनाव में आएंगे। अभी तो सबसे पहले जो हमने जो है कैंडिडेट तय करने हैं, कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद हम जो भी मुद्दे होंगे उसका भी समाधान होगा। ये लगता है देश उत्तराखंड की देवभूमि की जनता ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, अपना आशीर्वाद दिया। वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे अपने जो है लोकसभा का चुनाव हो, अभी हाल ही में संपन्न हुआ केदारनाथ का चुनाव, बाबा केदार की धरती से जो है मोहर लग गई है। फिर से जो है नगर निकायों के चुनाव में भी हम जो है यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और आने वाले समय में अभी हमारे जो है संगठन के चुनाव भी हो रहे हैं, अपने पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं। तो पार्टी हमेशा 24 आवर जो है इलेक्शन मोड में है। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त भी हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो रणनीति बनाएंगे और क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत लाखों पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन कुछ जिलों में इस मिशन पर भी अभी अगर देखा जाए तो सवाल उठते हैं। लिहाजा सरकार अब पानी कनेक्शनों की जांच की बात कर रही है। पानी आता है हफ्ते 15 दिन में आता है पानी। मतलब उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की बात सिर्फ उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी, पौड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ी जनपद अल्मोड़ा में भी गड़बड़ियां हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 14,50,000 पानी कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें अब तक 14,07,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई जिलों में जल जीवन मिशन के तहत दिए गए पानी कनेक्शन अब सवालों के घेरे में हैं। पानी आता है हफ्ते 15 दिन में आता है पानी, और बिल इतना आता है 800 और 500 ऐसा आ रहा है बिल। ये पानी आता है 15 हफ्ते में आता है, इतने दिन चल जाएगा वो पानी। हफ्ते 15 दिन का पानी, इतने 8 दिन 1 हफ्ते तक चलेगा वो पानी। आपके तरह रोज पानी आएगा ना? तीसरा दिन भी आएगा तो वो भी चलेगा। अब हफ्ते में आता है, 15 दिन में आता है। उस दिन तक नहाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मजना है, सभी कुछ है उसमें। अल्मोड़ा का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो समझा जा सकता है कि योजना में कहां तक क्या गड़बड़ी हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित देवली खान पेयजल योजना में अनियमितताओं और पानी की आपूर्ति बाधित होने से नाराज कुजाड़ी गांव की महिलाओं और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जल संस्थान कार्यालय में हल्ला बोला। महिलाओं ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए पर्याप्त पानी की आपूर्ति और अनियमित बिलों की समस्या का समाधान करने की मांग की। ये पानी आता है 15 हफ्ते में आता है, इतने दिन चल जाएगा वो पानी। हफ्ते 15 दिन का पानी, इतने 8 दिन 1 हफ्ते तक चलेगा वो पानी। आपके तरह रोज पानी आएगा ना? तीसरा दिन भी आएगा तो वो भी चलेगा। अब हफ्ते में आता है, 15 दिन में आता है। उस दिन तक नहाना है, कपड़े धोना है। गांव की महिलाओं का कहना है कि 60 परिवारों वाले कुजाड़ी गांव में करीब 50 परिवार को हफ्ते या 15 दिन में मुश्किल से एक बार पानी मिलता है। वहीं कुछ चुनिंदा परिवारों को हर समय पानी मिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि कई घरों में पानी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन नियमित बिल थमाया जा रहा है। पानी नहीं होने की वजह से बच्चों को कई किलोमीटर दूर ठंडे में पानी ढोकर लाना पड़ता है। सारी महिलाएं हमारे गांव की यहाँ पर आई हैं, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के यहाँ। परेशानी ये है सर
जब से जल जीवन मिशन का कनेक्शन घर घर दिया गया, कनेक्शन तो है लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। आज ये ग्रामीण आपके सम्मुख हैं और इससे पहले हमारे पड़ोस के ग्रामीण भी यहाँ आ चुके हैं ज्ञापन देने बस गांव के। तो सर ये समस्या, और बिल लंबा चौड़ा बिल हर महीने 2 महीने में 3 महीने में बिल आ जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है सर, इसको समझना पड़ेगा। और ग्रामीण कहाँ से इतना बिल आता है? हमारे यहाँ 2-2 पानी की लाइनें हैं, फिर भी हमारी पूर्ति नहीं होती है, बिल ही बिल आता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पानी की आपूर्ति नियमित नहीं की गई और अनियमित बिलों का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई रफ्तार धीमी है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता नीरज तिवारी का कहना है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अभी कुछ पब्लिक आई थी, ये कुजियाड़ी जो है ग्राम सभा है, वहाँ से कोई पब्लिक आई थी और उनका ये कहना था कि उनके पूरे गांव में एक तोक में तो पानी अच्छा चल रहा है और दूसरे गांव में जो पानी का दाब है वो काफ़ी कम है। और अभी मैंने वहाँ के रेस्पेक्टिव जो जेईई हैं उनसे भी बात करी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो इस पे हम लोग कल जो है एक स्थलीय निरीक्षण मैंने जेईई इसका करवा रखा है। जो भी वहाँ पे समस्या होंगी ये मेरे से डिस्कस करेंगे और उसका समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये एश्योर करेंगे कि अगर हमने एफएसटीसी का रखा है तो हर घर में अगर नल दिया है तो उनमें जल पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, ये हम लोग एश्योर करेंगे। अल्मोड़ा समेत कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं, लिहाजा शासन स्तर पर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। जांच की बात कही तो जा रही, लेकिन सरकारी जांच कैसे होती है और कितने दिनों में जांच की जाती है ये बताने की जरूरत नहीं। लाखों रुपए खर्च कर मिशन के तहत गांव में जैसे तैसे पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां नल से जल आता ही नहीं और पानी का बिल पहुंच जाता है। ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि अगर सही से जल जीवन मिशन की जांच होगी तो नेता से लेकर अधिकारी तक जेल में होंगे, लेकिन सवाल है कि इस तरह की जांच की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।